नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं विश्व इतिहास। क्योंकि हम लोगों ने पूरा इतिहास कंप्लीट कर लिया, उस चीज़ को एनसीईआरटी सार संकलन को अब आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे विश्व इतिहास के बाद कला और संस्कृति। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब हम लोग इसको स्टार्ट कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं विश्व इतिहास का। जहाँ भी आपका टॉपिक होता है जिस भी कंपटीशन में, उसमें इससे एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलती है। तो आइए देखते हैं विश्व इतिहास का पहला जो टॉपिक आता है वो है आपका पुनर्जागरण। उसके बाद हम लोग हर देश की अलग अलग क्रांति के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले पुनर्जागरण की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगना। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण के दौरान कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास आपका कौन सा कला में? चित्रकला। याद रखना है, चित्रकला में हुआ था पुनर्जागरण का सर्वाधिक विकास पुनर्जागरण के दौरान। इसमें आपका मोनालिसा तथा लियोनार्डो दा विंसी प्रसिद्ध चित्र थे। अब देखिए इटली का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इटली के महान कवि कौन थे? दांते पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? तो ये आपके दांते को माना जाता है, इटली के थे। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक चिंतक किसको माना गया है? मैकियावेली को। इनका भी जन्म इटली में ही हुआ था। मैकियावेली आपका आता है प्रिंस के लेखक थे। प्रिंस नामक पुस्तक के रचयिता आपका मैकियावेली थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला है। इटली के निवासी पेट्रोक जो है, पेट्रोक को मानवतावाद का संस्थापक माना गया है। ठीक है, तो मानवतावाद का यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना है। पेट्रोक आप देख लेंगे, पेट्रोक याद रखना है। मानवतावाद पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका तो आता है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो है ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन वर्ष 1517 में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बस इतना याद रखना है कि जो पुनर्जागरण के समय धर्म सुधार आंदोलन हुआ था वो 1517 ईस्वी में जर्मनी से माना जाता है, जिसके नेतृत्वकर्ता आपका मार्टिन लूथर किंग थे। अब आते हैं विश्व इतिहास में, देखेंगे आपका पहला आता है इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, अब देखिए इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन वर्ष 1603 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस राजवंश का लगभग सभी शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। वहाँ देवी देवताओं का अधिकार पर आधारित था आपका स्टुअर्ट राजवंश। इंग्लैंड में 1642 से 49 तक गृह युद्ध चला था, जिसको सिविल वार बोलते हैं। ये चार्ल्स वन के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं आप किसी किसी कंपटीशन में आया हुआ है। गृह युद्ध आपका पूछेगा कब से कब तक, तो 1662 से 1649 तक याद रखेंगे। गृह युद्ध के पश्चात इसे फांसी दी गई थी। किसको? चार्ल्स प्रथम को। इसके बाद आपका आया चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय शासक बना, परंतु यह भी निरंकुश था। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात आता है जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, परंतु वह भी राजा के असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अभी भी वही कहानी थी। जेम्स द्वितीय के क्रियाकलापों से इंग्लैंड में 1688 में, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई थी, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है 1688 में। इस क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं बनी थी। ठीक है, क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी से फिर हटा दिया जाता है। जेम्स द्वितीय को भी हटा दी गई है। फिर गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी आपका? जैसे कि रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति अभी हमने बात किया, तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड में संसद का सर्वोच्चता की स्थापना होती है। अर्थात गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ही बोल सकते हैं इंग्लैंड में आपका लोकतंत्र आया। क्रांति के बाद 1689 में ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट जॉन विलियम्स ने एक विल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर करने में सफल रहे। अर्थात बोल सकते हैं कि 1689 में जो है यहाँ पर लोकतंत्र जो है गठित हो गई। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है विल्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये विल ऑफ राइट क्या है? वहाँ के एक संसद की बोल सकते हैं क्या था, संसद। जैसे हम लोग के संविधान में दस्तावेज है, उसी तरह से बिल्स ऑफ राइट वहाँ की संविधान की एक प्रमुख अंग मानी जाती है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आता है औद्योगिक क्रांति।
अब देखिए इसी युग में आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक युग में ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ, इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति कच्चे माल की प्रचुरता और इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों के कारण हुई थी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ था, तो सूती कपड़े के उद्योग से प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। लगभग प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखाने और मशीनों का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में इन मशीनों में जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति का उपनाम दिया गया है। ठीक है, उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। सर विलियम्स और क्राइट ने वर्ष 1769 में 1769 में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट कराया। इसे औद्योगिक क्रांति की ओर प्रथम कदम के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उसी समय में बहुत सारी आपके मशीनों की खोजबीन हुई, बहुत सारे आपके आविष्कार भी हुए थे। तो ये जो है औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर चीज़ मानी जाती है। उसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इंग्लैंड के बाद 1815 में फ्रांस कूदता है, जर्मनी भी आगे आती है। इन सभी भी मशीनों के चढ़ बढ़कर प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहाँ भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया में इसका सर्वप्रथम असर देखा गया जापान में। जापान जैसे छोटे राष्ट्र में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था। अब देखिए आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ अगर क्वेश्चन बनती है तो ये आपका अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, और ये इंग्लैंड से भी बनता है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति से भी बनती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखिए अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, अब यहाँ से अमेरिका का देख लेंगे थोड़ा सा। तो अमेरिका की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर तत्कालीन कारण क्या था, ये पूछ सकता है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था वो आपका बोस्टन टी पार्टी। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज की चाय की 340 बोरियां या बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दो चीज़ इम्पोर्टेंट बनता है। एक आपका डेट, बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था विद्रोह तो ये आपका 16 दिसंबर 1773 को। ये आपका कहाँ पर, तो ये आपका बोस्टन बंदरगाह पे हुआ था। और कितनी बोरियां फेंकी गई थी, 340। ये आपका इम्पोर्टेंट घटना से संबंधित पॉइंट्स हो गए। अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 4 जुलाई 1776 को लिखकर तैयार किया गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर कब हुआ, 4 जुलाई 1776 को, जिसके लेखक थॉमस जेफरसन थे। जेफरसन, ठीक है, नाम याद रखनी है। 4 जुलाई 1776 को ही एक और घटना क्या है आपका, तो यहाँ पर फिलाडेल्फिया जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है, उपनिवेश वासियों की बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्वीकार की गई। इसके तहत 13 संयुक्त उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जॉर्ज वाशिंगटन, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा है। अमेरिकी क्रांति से पूर्व उत्तर अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश पर ब्रिटेन का शासन था। यहाँ एक पॉइंट। आइए देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक माने जाते हैं। इन्हें उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो जॉर्ज वाशिंगटन से रिलेटेड दो क्वेश्चन यहाँ पर। अमेरिकी क्रांति के जनक या नायक बोल सकते हैं, नायक कौन है आपके, जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का नया संविधान 1789 में लागू हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। अमेरिका का संविधान, जो संविधान 1789 में लागू की गई। अमेरिका में गृह युद्ध वर्ष 1761 से 65 तक उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध सिविल वार की शुरुआत कब मानी जाती है, 12 अप्रैल 1861 में। कहाँ से, तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से मानी गई है। ठीक है, 12 अप्रैल 1861। तो अमेरिका के गृह युद्ध का समय सारणी आप समय याद रखेंगे, समय 1861 से 1865 तक। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक और यहाँ हमने बताया था, ये देखिए 1600 आपका इंग्लैंड में कब गृह युद्ध हुआ था, तो 1642 से 1649 तक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अब आगे है आपका, नहीं अभी इसमें और पॉइंट छूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, पहले तो हो गए आपके यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है, हाँ ये उत्पत्ति हमने देखा, गृह युद्ध 1861 से 1865 तक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो अमेरिका गृह युद्ध के दौरान अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन, अब्राहम लिंकन थे। लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 में किया था। लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 को हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन। ठीक है, लिंकन जो है वो दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कब किया था, तो दास प्रथा का अंत 1 जनवरी 1863 को किया था और उनकी हत्या 1865 में हो गई थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई, 26 मई 1865 को। ठीक है, इसी के साथ आपका अमेरिका गृह युद्ध से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स खत्म। आइए अब आते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। अब फ्रांस के विद्रोह या राज्य क्रांति देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातंत्रात्मक पद्धति के समर्थक थे। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस में लुई 14वां नामक शासक हुआ करता था, जो कहा करता था कि मैं ही राजी हूँ और मेरे शब्द कानून है। इससे स्पष्ट होता है कि ये कितना निरंकुश शासक था, कि बोलता था कि मैं ही राजी हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, दो नाम जैसे अभी हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति में आपका दो नाम, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। ठीक है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, आगे और भी नाम आएंगे। रूसो सबसे ज़्यादा इसमें पॉपुलर नाम था। तो अब देखिए आगे आएंगे तो लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा था। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट थी। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इसकी रानी कौन थी, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी एंटोइनेट। अब देखिए 1789 में जब आपका अमेरिका में लोकतंत्र लागू होता है, जहाँ उस समय ये आपका यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देखिए क्रांति के बाद उसे फांसी हुई थी लुई 16वां को। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित वास्तिल की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया। इसी दिन 14 जुलाई की याद में फ्रांस में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस मनाई जाती है। इस दिन को सभी को आज़ाद किया गया था 14 जुलाई, इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व को फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन, इसका यह स्टेटमेंट याद रखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। पूछता है कि ये किस क्रांति से संबंध रखता है, किस देश की क्रांति है, तो ये आपका फ्रांस की क्रांति से रिलेट करता है। कौन, समानता एवं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोह का अपराध में फांसी दी गई थी। अभी हम लोगों ने देख लिया, इसको फांसी दे दी गई थी। क्रांति के बाद सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बनते हैं। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट है और इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। ऐसे नेपोलियन आपको देखने को मिलता है अधिकांशतः, तो नेपोलियन को ही आधुनिक फ्रांस के निर्माता माना जाता है। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच 18 जून 1815 में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उसे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इसी टापू पर नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। यूरोप के राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों ने वियना कांग्रेस समझौते के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। ठीक है, एक यहाँ नाम रखेंगे कौन सा, वियना कांग्रेस समझौता, जिसमें कि फ्रांस का प्रभुत्व यहाँ समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका जर्मनी का। अब जर्मनी में क्रांति या जर्मनी का एकीकरण देखते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए आपका है बिस्मार्क का जन्म
ठीक है। 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था, वह 1862 में प्रसा का चांसलर बना था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें प्रसा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, जहाँ के चांसलर थे बिस्मार्क, वहाँ ये सबसे छोटे छोटे राज्यों में सबसे शक्तिशाली आपका कौन था राज्य, तब प्रसा था, जहाँ के चांसलर बिस्मार्क थे। आइए आगे देखेंगे तो कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। यह क्वेश्चन बना हुआ है कि लौह और रक्त की नीति किस देश के क्रांति से संबद्ध रखती है या संबंध है, तो जर्मनी से आपका याद रखिएगा। जैसे कि आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति है, उसी तरह से लौह एवं रक्त की नीति जर्मनी की क्रांति या जर्मनी के एकीकरण से मानी जाती है। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी का एक प्रमुख घटना थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1870 में प्रसा जर्मनी, जो जर्मनी का क्षेत्र था, और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और सेडान के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी में पूर्व एकीकरण संभव हुआ था। आगे है आपका रूस की क्रांति। अब देखते हैं हम लोग रूस की क्रांति। रूस की क्रांति वर्ष कब हुआ था आपका, 1917 में हुई। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस की निरंकुश तानाशाह जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह क्रांति के चलते गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। रूस के साम्यवादी पार्टी क्रांति के बाद वैचारिक मतभेद के कारण दो भागों में बट गई। एक अल्पमत वाला आपका मेनशेविक कहलाया, जिसका नेता केरेंस्की थी केरेंस्की, और दूसरे बहुमत, जिसका बहुमत ज़्यादा मिला, वो आपका बोल्शेविक थे। तो मेनशेविक और बोल्शेविक का नेता आपका लेनिन हुआ, जिसमें बहुमत मिला लेनिन, और जिसका कम मिला वो आपका केरेंस्की था। जारशाही की समाप्ति के बाद सत्ता मेंशेविकों के हाथ, अर्थात बहुमत किसको मिला, बेल्शेविकों को। उसके बावजूद भी सत्ता कौन ले लिया, कम मत वाले हाथ में आई, जिसका प्रधानमंत्री केरेंस्की था। परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण न कर सकी, जिसके चलते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बल प्रयोग कर सत्ता पलट दिया। कब, 7 नवंबर 1917 को। केरेंस्की को देश से छोड़ के जाना पड़ा उस समय। ठीक है, आइए अब आगे चलेंगे तो आगे हो जाता है लेनिन का। अब लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने नई साम्यवादी सरकार का गठन किया। यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। अब ट्रास्टकी को विदेश मंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये जितने भी हम लोग चीज़ पढ़ रहे हैं, ये केवल एग्जाम ऑफ व्यू से है। ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉपिक बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा व्याख्या की गई है, बस केवल उतना ही चीज़ें बताई गई है जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली है। आइए देखते हैं, इसमें अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक चली। इसमें देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। यह युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को। दोनों डेट एकदम याद रखना है, परफेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये डेट वाइज पूछता है। तो 28 जुलाई 1914 को हुई थी शुरुआत और 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण भी पूछा गया है आपका, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। इतना बड़ा नहीं लिखा रहता है, बस केवल लिखा रहेगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या का इसका मुख्य कारण था। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि तत्कालीन कारण में क्या था। तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक, कौन था ये ड्यूक, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। इसको फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या हो जाती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरी धुरी राष्ट्र। तो दो भाग ये था आपका, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हो गए, तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान और पुर्तगाल। अमेरिका भी था इसमें। प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ रहा था, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डुबाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ युद्ध में
शामिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आगे होता है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। ये जो है आपका अपोजिट हो गए धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीनों बाद 18 जून 1919 को पेरिस की शांति सम्मेलन का आयोजन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान देंगे। पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, या बोल सकते हैं वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 18 जून 1919 को हुई थी। इसमें मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण संधि की थी। तो जर्मनी यहाँ पर बहुत ही उस पर बहुत ही कर्ज दिया गया, बहुत ज़्यादा उसको अलग अलग की तरह से बोल सकते हैं फाइन लिया गया और उसको सजा दी गई। तो जर्मनी को इसमें बहुत ही अन्यायपूर्ण से आपका न्याय दिया गया था। युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, जब यहाँ पर बात नहीं बना कि ये तो है वर्साई की संधि जो हुई आपका, ये न्यायपूर्ण नहीं हुई, सबने देखा और इसका विरोध होते रहा, तो अंत में 1920 में यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, राष्ट्र संघ। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। अब अगला टॉपिक आता है आपका इटली में फासिस्टवाद या फासीवाद का उदय। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। तो फासिज्म के जन्मदाता जो है वो मुसोलिनी को माना गया है। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसी के नाम पे आपका ये इटली में फासिस्टवाद का उदय कैसे हुआ देखिए। तो मुसोलिनी जो था, मुसोलिनी की जो दल होता है या बोल सकते हैं पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक पार्टी, वो था आपका फासिस्टवाद। सर्वप्रथम फासिज्म का उदय इटली में ही माना जाता है। मुसोलिनी द्वारा इसका उत्पत्ति की गई थी। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। ठीक है, उनकी पहचान काली कमीज थी। फासिस्टवाद राष्ट्रवाद का समर्थक था। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को भी स्वीकार किया था। वर्ष 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 ध्यान रखेंगे। मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुए, परंतु उसने जल्द ही कल छपट एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली का तनाशाह बन बैठा था। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्र संघ का अवहेलना प्रारंभ कर दिया था, जो 1920 में गठित हुआ था। 1936 में मुसोलिनी ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। और यहीं से आपका जो है ये राष्ट्र संघ का उल्लंघन जो होने लगा, यहीं से आपका द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी चालू हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या है। अब आइए देखेंगे। तो यहाँ पर है करा है कि मुसोलिनी के समर्थक उसे ड्यूस कहते थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्धों में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी, क्योंकि ये इसी ने उत्पत्ति किया द्वितीय विश्व युद्ध और इसी के कारण हार भी हो गए, तो वहाँ के लोग उसे गोली मार देते हैं। जर्मनी में अब आता है आपका, देखिए इटली में हो गया कौन सा, फासीवाद, और यहाँ पर हो गया इटली देख लिए। जर्मनी में अब आ गया आपका नाजीवाद। इटली में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। नाजीवाद वास्तव में फासीवाद का ही जर्मन रूप था। ठीक है, उसी के देखा है इसकी आपका नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था, परंतु युद्ध के उपरांत वर्साई की संधि जो हुआ, जिसमें जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण फैसला दिया गया था, काफ़ी दुखी हुआ। उसको देखकर उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हिटलर के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। यह पार्टी ही आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, हिटलर के समर्थक उसे फ्यूरर कहकर पुकारते थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि फ्यूरर किसे कहा गया, तो हिटलर। ठीक है, हिटलर के अनुयायी बांह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे
हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त हो जाता है। 1933 में, ये भी डेट याद रखिएगा। जर्मनी के चांसलर होते ही अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का प्रमुख नारा था एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता होना चाहिए। ठीक है। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप, ठीक है, मेरा संघर्ष, याद रखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मेन कैंप या मेरा संघर्ष, दोनों में किसी का आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हिटलर। 1923-24 में जेल में लिखी थी इसने। हिटलर यहूदियों के नफरत करता था। यहूदियों से 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है। ठीक है, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, याद रखेंगे, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यहाँ हिटलर लिखा हुआ है, लेकिन हिटलर किसका नेतृत्व किया? यहाँ जर्मनी का किया था। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 13 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। ठीक है, कोई कहता है आत्महत्या कर लिया, कोई बोलता है इसको भी गोली मार दी गई। तो ये बात की बात है, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है, बस खाली इसमें डेट याद रखना है। 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपका द्वितीय विश्व युद्ध आता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में आपका कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। जैसे कि आपका प्रथम 1914 से 1918, ये 1939 से 1945। तो शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के कारण। तत्कालीन कारण ऊपर बात किए जो हमने, वही है इसका। 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है और 14 अगस्त 1945 को यह युद्ध समाप्त होती है। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे कौन कौन? तो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, अमेरिका और अन्य राष्ट्र। चूँकि अमेरिका जो है प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में से तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 पर पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। ठीक है, आगे देखिए। इसी के दौरान आपका इस पे आइए देखते हैं, वो उसी चीज़ का उल्लेख आगे किया हुआ है। इसी के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इस पे परमाणु बम गिराया गया था। देखिए आपका कौन कौन सा है। और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध ये पढ़ लिया हमने कि ये अंतिम देश जापान था पराजित होने वाला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर, देखिए हिरोशिमा पर सबसे पहले बम फेंका 6 अगस्त को। कौन था आपका? फेरमैन नामक परमाणु बम गिराया। जबकि 3 दिन बाद अर्थात 6 को पलट दीजिएगा तो क्या दिखेगा? 9। ठीक है, फिर अगला मते 9 अगस्त को जापान की एक नए शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय का। ठीक है, तो पहले बड़ा चीज़ होता है तब छोटा काम होता है, तो लिटिल छोटा हो जाएगा बाद वाला। जैसे घर में बड़ा जन्म लेता है तो बड़े, बाद में जो होता है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये लिटिल बॉय हो गया। नामक परमाणु बम गिराया था। ये याद करने का तरीका मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रही। जैसे कि वहाँ राष्ट्र संघ हुआ, यहाँ अब उसी को मॉडिफाई करके यूएनओ बनाया गया था, जिसकी शुरुआत अर्थात युद्ध के पश्चात कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। डेट याद रखिएगा, पूछता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उद्देश्य से बनाया गया। तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चीनी क्रांति, चीन की क्रांति देख लेते हैं। 1911 में चीनी क्रांति का जनक डॉक्टर sun yat-sen को माना जाता है। इसी क्रांति के तहत 1911 में चीन में मंचू राजवंश का अंत हुआ। वर्ष 1912 में डॉक्टर sun yat-sen ने चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? sun yat-sen। डॉक्टर sun yat-sen द्वारा स्थापित तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर वर्ष 1912 में कुओमिंतांग रख दिया गया। वर्ष 1925 में डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हो जाती है।
डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात च्यांग कोई-शेक कुओमिंतांग दल के अध्यक्ष या प्रधान बनते हैं। जो आपके नाम बदल के आगे रखा गया था 1912 में, तुंग मेंग हुई पार्टी के आगे नाम क्या हो गया, कुओमिंतांग। इसके अगला अर्थात डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात च्यांग कोई-शेक को अध्यक्ष बनाया गया। चीन में साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। च्यांग कोई-शेक इस पार्टी के विरोधी था, ठीक है, अपोजिट हो गया। साथ ही वह साम्यवादियों के भी विरोधी था। चीन में गृह युद्ध कब से कब तक चला, 1928 से 36 तक चला। गृह युद्ध में च्यांग कोई-शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया, वहां से भाग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1949 को माओ तसे तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। चीन के राष्ट्रपति बनता है। माओ को ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पर आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक शब्द जहाँ आएगा तो वो हो जाएगा आपका माओ तसे तुंग, ठीक है, माओ तसे तुंग, ठीक है। 21 नवंबर 1949 को इसने चीन में गणराज्य की स्थापना किया, ठीक है, और ये चीन के राष्ट्रपति बने। तो ये माओ तसे तुंग को आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना गया, ठीक है। और डॉक्टर सन यात सेन जो है वो आपके चीन में स्थापित किए थे राजशाही हटाने के बाद पार्टी लाए, जो आपके प्रथम राष्ट्रपति हुए। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूछेगा आपका कि आधुनिक साम्यवादी चीन के प्रथम निर्माता कौन हुए, तो यहाँ पर माओ तसे तुंग लगाइएगा, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ये आपका विश्व इतिहास का टॉपिक समाप्त होता है। अब आ जाएगा आपका कला और संस्कृति, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका सूचना मिल सके। अब हम लोग धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे अपने पढ़ाई की ओर, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।